बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एमरकमैन की बुक से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होती है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप किया जाता है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इज ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी से उसके लिए क्या क्या अडॉप्ट की जाती हैं, इसको हम फर्दर स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि द एफ एस ए फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज एंड सी एस ए कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एफ एस ए क्या होता है? बेसिकली फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज किसे कहते हैं? फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज बेसिकली strength or benefit specific to a firm and a result of contribution that can be made by the personnel, technology and equipment। यानी कि किसी भी फर्म की उस स्ट्रेंथ और बेनिफिट को कहते हैं जो उसकी खुद पर्सनल की बेस पे डेवलप की गई हो, या टेक्नोलॉजी उसके बेस पे या इक्विपमेंट की बेस पर जो और किसी के पास ना हो, तो वो स्ट्रेंथ और बेनिफिट वो स्पेसिफिक फर्म की फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज बन जाता है। और कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज बेसिकली कंट्री की स्ट्रेंथ और बेनिफिट को डिफाइन करता है, जो कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कंपेरेटिवली क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। किसकी बेस पे? कंपिटिटिव इन्वायरमेंट की बेस पे, लेबर फोर्स की बेस पे, जोग्राफिक लोकेशन के लिहाज से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिहाज से, या इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिहाज से। जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से बेनिफिट या स्ट्रेंथ रखता हो, तो वो कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेमवर्क जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के इश्यूज जो होती है कि उसके साथ रिलेट होता है। ठीक है ना। अब आते हैं आगे बयान करते हैं कि सेंट्रलाइज एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली फॉलो बाय द फर्म। ठीक है, इन सेल वन परसुइंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जब भी इंटरनेशनल बिजनेस या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाती है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, तो सेंट्रलाइज और हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, इन सेल फोर कहते हैं कि द स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस में रिक्वायर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, कंट्री टू कंट्री रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है, उसमें डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस की बेस पे। ठीक है, इन सेल थ्री में डिफाइन करते हैं, इट मे बी नेसेसरी टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर एक कंट्रीज जो होती हैं या एक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, दोनों एडवांटेज हासिल करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज लोकेशन को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी होता है कि दोनों के फ़ायदों को इंटरनेशनल सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हासिल करने के लिए आप क्या करें? दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की तो ये कम्पिटिटिव कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज के और फॉर्म स्पेसिफिक एडवांटेज और कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज की ग्राफिकली पोजीशन शो करते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। अर्ली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हेन अ कंपनी फर्स्ट बिगन इंटरनेशनल ऑपरेशन, it is typical for these activities to be extension of the domestic operation। ठीक है ना, जब कंपनी कहते हैं कि फर्स्ट जब इंटरनेशनल ऑपरेशन में बिजनेस बिगेन फर्स्ट बिगेन या फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टार्ट करती है, तो इट इज़ टिपिकल फॉर दिस एक्टिविटी एक्सटेंशन फॉर डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक ऑपरेशन को एक्सटेंशन जो होता है ये उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, वो टिपिकल होता है। ठीक है ना, सिंपल होता है, या हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है, सॉरी, सिंपल नहीं, डिफ़िकल्ट होता है। प्राइमरी फोकस कंटिन्यू टू बी लोकल। उसमें जो प्राइमरी फोकस होता है टिपिकली वो लोकल मार्केट पर होता है कि आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल जब आप बिजनेस में या ऑपरेशन में एंटर होते हैं, ठीक है, तो आप होल कंट्री या मेजर मार्केट जो होता है उस पर फोकस नहीं कर सकते वो। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या करते हो? लोकल मार्केट पर फोकस कंटिन्यू करते हो। समझ आ रही है? एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन इंक्रीज, जब इंटरनेशनल ऑपरेशन इंक्रीज होता है, however the M&E will take step to address his growth structurally। ठीक है ना, तो M&E जो होती है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जो होती हैं, वो कौन सा स्टेप लेती है? अपनी ग्रोथ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चरल तरीके से जो होती है, स्टेप को वाइज होते हैं, वो एड्रेस करती है। फॉर एग्जांपल, बाय हैविंग अ मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हैंडल इंटरनेशनल सेल
और बाय यूजिंग द ओवरसीज सब्सिडी। या तो जो होती मार्केटिंग एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करती है, या तो इंटरनेशनल सेल को डायरेक्टली हैंडल करती है और बाय यूजिंग ओवरसीज, या दूसरे ओवरसीज सब्सिडीज होती हैं उसको यूज़ करती है, ठीक है, और उसके ज़रिए अपनी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो स्टेप वाइज होता है, आप इंटरनेशनल बिजनेस को में इंटरनेशनल ऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर आप इंटरनेशनल बिजनेस की जब आप बिजनेस में एंटर होते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं आप डोमेस्टिक बिजनेस को डेवलप करते हैं। जब डोमेस्टिक बिजनेस डेवलप हो जाता है तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में जो होती हैं, जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होता है, या तो आप इंटरनेशनल सेल के ज़रिए हैंडल करते हैं या ओवरसीज सब्सिडीज़ के ज़रिए जो होती हैं अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर कहते हैं कि एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर्सनल फाइनेंस डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। और इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, इनके अंडर जो होता है हेड ऑफ एक्सपोर्ट बनता है, और हेड ऑफ एक्सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तमाम क्या होती हैं, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास बन जाता है, जिससे आप अपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये तमाम अंडर हेड ऑफ एक्सपोर्ट्स होते हैं। हेड ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, ठीक है ना, डायरेक्टली। सही है। यूज़ ऑफ द सब्सिडी ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ इंटरनेशनल, स्टार्ट में इंटरनेशनल जब आप फर्स्ट स्टेप करते हैं इंटरनेशनल में, तो इस सब्सिडीज़ को किस तरह हैंडल किया जाता है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन मार्केटिंग पर्सन फाइनेंस होते हैं, साथ साथ इंडिपेंडेंट ओवरसीज सब्सिडीज़ होते हैं जो कि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में सब्सिडीज़ होते हैं, जो कि क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है उसको वो उसको कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट सब्सिडी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, जर्मनी, यूके वगैरह जो होती, तो ये तमाम इंडिपेंडेंट ओवरसीज सब्सिडीज़ होते हैं जो आपके क्या करता है, आपके सब्सिडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है अर्ली स्टेज में, ठीक है ना। इंटरनेशनल डिवीजन किस तरह की जाती है, इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज ऑल द इंटरनेशनल ऑपरेशन, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर करते हैं तो ये क्या करता है, तमाम इंटरनेशनल ऑपरेशन को सेंट्रलाइज करता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट रिड्यूस द CEOs चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बर्डन ऑफ डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ ओवरसीज सब्सिडी एंड डोमेस्टिक ऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें अर्ली स्टेज में जिस तरह हमने यहाँ पे किया कि तमाम जो बर्डन होते हैं किस पे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पे होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डिवीजन जब किया जाता है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, तो इससे ये होता है कि CEOs पर जो बर्डन होता है, प्रेशर होता है तमाम मुख्तलिफ सब्सिडीज़ को हैंडल करना, ठीक है ना, डायरेक्ट करना, ये प्रेशर जो होता है या बर्डन उस पर रिड्यूस हो जाता है इंटरनेशनल डिवीजन की वजह से, ठीक है। ओवरसीज सब्सिडी एंड डोमेस्टिक ऑपरेशन तमाम जो होता है बर्डन या उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो कम हो जाती है। इट रेज द स्टेटस ऑफ ओवरसीज ऑपरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर जो होता है इससे आपके ओवरसीज ऑपरेशन का जो स्टेटस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है टू डेट ऑफ डोमेस्टिक डिवीजन। समझ आ रही है, डोमेस्टिक डिवीजन के मुकाबले अब यहाँ पर क्या इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर्सनल फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये होम ऑफिस डिपार्टमेंट बन जाते हैं। ऑपरेशन डिवीजन जो होता है फिर इसमें आपके पास डोमेस्टिक डिवीजन मशीनरी आ जाता है, डोमेस्टिक डिवीजन टूल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास डोमेस्टिक डिवीजन आ जाते हैं। उसमें फिर आपके पास एक होता है इंटरनेशनल डिवीजन। इंटरनेशनल डिवीजन फिर मेजर सब्सिडीज़ जो होती हैं डिपेंड मेजर सब्सिडीज़ पर डिपेंड करती है, जिस तरह कोरिया, जर्मनी और स्पेन हो गया। जर्मनी के फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस ऑपरेशन जो होता है, मार्केटिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट रिलेशन जो होता है, जो कि जर्मनी के सब्सिडीज़ के जो होती हैं जो मैनेजर्स होते हैं उसके अंडर आते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो तमाम ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपके पास एक इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एज एमएनईज जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम इस ओवरसीज ऑपरेशन, ठीक है, देयर स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी बिकम मोर ग्लोबल इन फोकस, ठीक है, जिसमें एमएनईज क्या करता है, मोर एंड मोर रेवेन्यू जनरेट करता है ओवरसीज ऑपरेशन से, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस से, उसकी स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर जो होता है यूज़ करता है टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी बिकम मोर ग्लोबल, और उसी स्ट्रेटजीज़ को और स्ट्रक्चर को ओवरऑल जो होता है ग्लोबल फोकस में लाता है। दियर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ ग्लोबल स्ट्रक्चर। ग्लोबल स्ट्रक्चर के जो हमारे पास हैं 6 बेसिक टाइप्स हैं।
Global product structure. Global product structure is arrangement in which domestic division are given worldwide responsibilities for product group. ठीक है, ये कैसी अरेंजमेंट होती है जिसमें डोमेस्टिक डिवीजन जो होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं उस तमाम के लिए क्या होता है, यानी कि डोमेस्टिक डिवीजन को पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड वाइड ग्रुप प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो दी जाती है, ठीक है ना। अब ये देखें ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें वही स्ट्रक्चर है, ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफिस, होम ऑफिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद होम ऑफिस डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर ऑपरेशन डिवीजन किया जाता है प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट डिवीजन ए, डिवीजन बी, सी, डी एंड ई। इसी तरह फिर डिवीजन अगर सी को फिर मज़ीद सब्सिडीज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिवीजन, जो डिवीजन सी है उसके अंडर फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर इसी तरह फिर यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ आ गए, यूके, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम आ गया, ठीक है। इसी तरह बेल्जियम में फिर प्रोडक्ट उसकी जो सब्सिडीज होती है उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस, ऑपरेशन वाइज डिपार्टमेंट हो गए, तो ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट वाइज आपका एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बन गया पूरी दुनिया में, ठीक है, सब्सिडीज वाइज, ठीक है। सेकेंड इसमें स्टेज, सेकेंड है ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर के प्राइमरी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेडिकेटेड टू एरिया मैनेजर, ठीक है। जितनी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑपरेशन के लिहाज से एरिया मैनेजर को दी जाती हैं, ईच ऑफ होम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ड्यू, और हर जो एक जो होता है वो अपनी स्पेसिफिक जो रीजन के लिहाज से रिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सही है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेशन डिवीजन होता है, इसी तरह बेल्जियम एक सब्सिडरी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिवीजन किया जाता है, प्रोडक्ट डिवीजन ए, प्रोडक्ट डिवीजन बी, सी, डी एंड ई। प्रोडक्ट डिवीजन सी के लिए फिर अलग-अलग जो होती हैं ऑपरेशन परफॉर्म की जाती हैं, वैल्यू चेन जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल और फाइनेंस का हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें प्राइमरी ऑपरेशन जो होता है वो डेडिकेट किया जाता है एरिया मैनेजर्स को, ईच डिपार्टमेंट की जो मैनेजर होता है वो अपनी जोग्राफी रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड जो होता है ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर होता है, बिल्ड अराउंड द बेसिक टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अराउंड जो जितने भी बिल्ड होता है उसमें क्या होता है, बेसिक टास्क डेवलप किया जाता है, बेसिक टास्क ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस आर द थ्री प्राइमरी फंक्शन डेट मस्ट बी कैरिड आउट फॉर द एंटरप्राइज टू सर्वाइव, ठीक है ना। कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस जिसके बगैर आप अपनी बिजनेस को नहीं ऑपरेट कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग को नहीं परफॉर्म कर सकते, तो ये प्राइमरी फंक्शन है जिस जो आपके बिजनेस इंटरप्राइज को क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ये एक बेसिक टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये डेवलप किया जाता है ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। जिस तरह ग्लोबल फंक्शन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग, फिर प्रोडक्शन में आपके पास क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी आता है, फॉरेन प्रोडक्शन में आता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आपके पास ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेन प्रोडक्शन में भी आपके पास ए बी सी 4 प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के उसमें आते हैं, प्रोडक्शन के ऑपरेशन में आते हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग में भी इसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, फॉरेन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक बेसिक टास्क बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट दैट ब्लेंड टू ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और रीजन एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जो दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या करता है, फंक्शन या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को या रीजनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को क्या करता है, मिक्स करता है, ब्लेंड करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट है 1 2 3, रीजन कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, ये जियोग्राफिक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है ना, जो दो कंट्रीज दो स्ट्रक्चर को मिक्स करता है, ठीक है। मिक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट कंबाइन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इन अ वे दैट बेस्ट मीट द नीड ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। हाइब्रिड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो कंबाइन करता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को इन अ वे दैट बेस्ट मीट द नीड ऑफ एंटरप्राइजेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है ना। मिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। होम डिपार्टमेंट, होम ऑफिस डिपार्टमेंट में आपके पास जो होती हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस आके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दरमियान जो होती है अंडर जो होती है, फिर एरिया प्रेसिडेंट नॉर्थ अमेरिका, प्रेसिडेंट प्रोडक्ट ए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका, प्रेसिडेंट प्रोडक्ट बी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो हमारे पास अच्छा, फिर एरिया प्रेसिडेंट नॉर्थ अमेरिका को फिर दो सब्सिडरीज हो, सब्सिडरी हेड 1 और सब्सिडरी हेड 2, ये मिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें तमाम जो होती हैं आ जाती है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ए में
प्रोडक्ट ए के लिए सब्सिडी हेड 1 होगा, सब्सिडी हेड 2 होगा, इसे प्रोडक्ट बी के लिए सब्सिडी हेड 1 और सब्सिडी हेड 2। इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड को फुलफिल करे। 6.1 जो है ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर कहलाते हैं। डिज़ाइन टू हेल्प, ये किस तरह, ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ये डिज़ाइन किया जाए टू हेल्प एमएनई टेक एडवांटेज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ द स्किल। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमी ऑफ द स्किल की बात की थी। ठीक है, लेस इनपुट या मोर आउटपुट सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ द जो ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ स्किल से फ़ायदा हासिल करें वाइल आल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिव टू लोकल कस्टमर डिमांड, और साथ साथ लोकल कस्टमर डिमांड को भी फुलफिल कर सके। रिलाइज ऑन अ नेटवर्क अरेंजमेंट टू लिंक द वेरियस वर्ल्ड वाइड सब्सिडीज, एक ऐसा नेटवर्क अरेंजमेंट डेवलप करना जो पूरी दुनिया की सब्सिडीज़ को क्या करें, वर्ल्ड वाइड जितनी भी सब्सिडीज़ होती हैं उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर सके। इसके लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिस पर सब यूनिट्स बनाए जाते हैं, स्पेशलाइज ऑपरेशन भी होते हैं और इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप कायम किए जाते हैं, जिसकी बेस पे ट्रांसलेशन नेटवर्क डेवलप होता है। एट द सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर आर नोड्स विच आर यूनिट्स चार्ज विद द कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्ट फंक्शन एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, एक ऐसा सेंटर होता है जो कि क्या करता है, जिसमें हर यूनिट जो होता है वो चार्ज किया जाता है विद चार्ज करते हैं कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट्स के साथ, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं कोऑर्डिनेट किए जाते हैं फंक्शनल वाइज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और एक ट्रांसलेशनल नेटवर्क डेवलप होता है जिससे तो पूरी दुनिया तमाम वर्ल्ड वाइड सब्सिडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होती हैं वो हासिल कर सकती हैं। ठीक है, ये देख लें आपको ट्रांसलेशन नेटवर्क ग्राफिकली शो किया गया है। ठीक है, जिसमें ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर है। ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज है हेडक्वार्टर। ग्लोबल फंक्शन स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सेंट्रलाइज होता है, हेडक्वार्टर से डिसीजन लिए जाते हैं, बाकी सब्सिडीज उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर होता है, डिसीजन मेकिंग रिसाइड ऑन ईच ऑफ द इंडिविजुअल एरिया रीजन। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन जो होती है वो डिलीगेट की जाती है इंडिविजुअल एरिया रीजन को, एरिया के मैनेजर्स को, हेड्स को जो होती हैं वो उसके पास होती है, वो डिसाइड करते हैं। ट्रांसलेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले भी डिफाइन किया कि इंडिविजुअल यूनिट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, हर यूनिट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग इन शेयर और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और तमाम यूनिट एक दूसरे के साथ जो होती हैं अपनी डिसीजन जितनी भी मेकिंग की जाती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेट एज अनदर बिजनेस यूनिट, हेडक्वार्टर जो होता है एज अनदर बिजनेस यूनिट के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड कॉपरेशन विद अदर यूनिट्स, और दूसरे यूनिट के साथ कोऑपरेट करता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क बन जाता है, जिस तरह यहाँ पर एक नेटवर्क डायग्राम से आपको शो किया गया है। ठीक है ना, तो ये पोजीशन या डायग्राम जो है वो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है ट्रांसनेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इनकरेज इंटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग और इनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जिसमें सेंट्रल लोकेशन सेंट्रलाइज फॉर्म, सेंट्रल लोकेशन से तमाम डिसीजन की जाते, बाकी उसको फॉलो करते, और जिसमें इनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग, दोनों जो होता है मुख्तलिफ फॉर्म में जो होता है अडॉप्ट किए जाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन किया कि इनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैक्टर्स जो इनकरेज करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑफ डिसीजन मेकिंग मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, लार्ज इंटरप्राइज जो होता है सेंट्रलाइज लोकेशन को इनकरेज करता है, स्मॉल इंटरप्राइज डिसेंट्रलाइज को करता है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब की जाती है सेंट्रलाइज लोकेशन इनकरेज करता है, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसेंट्रलाइज करता है। ठीक है, इसी तरह रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट टू द एमएनईज सेंट्रलाइज लोकेशन को इनकरेज करता है, रिलेटिव अनइम्पोर्टेंट टू द यूनिट ऑफ द एमएनई डिसेंट्रलाइज को करता है। इसी तरह हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, strongly volume to unit cost relationship, high degree to technology, low level of the product diversification, homogeneous product line, high interdependence between the unit, few highly competent manager in the host country, high experience international business, small geographic distance between home office, small geographic distance between home office and subsidiary, तमाम सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम को इनकरेज करते हैं। इसके अपोजिट जो हैं जो होती हैं अपोजिट, जिसमें आपके पास स्टेबल इन्वायरमेंट, वीक वॉल्यूम टू यूनिट कॉस्ट रिलेशनशिप, मॉडरेट टू लो डिग्री टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट लाइन, लो इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द यूनिट, मैनी हाई लेवल competent manager in the host country, low experience in international business, large geographic distance between home office and subsidiary, encourage decentralization of decision making। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आपके सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम डिसीजन मेकिंग सिस्टम को क्या करते हैं मल्टीनेशनल ऑपरेशन में
इनकरेज करता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।